हेलो नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को, जुडिशरी एस्पिरेंट्स को, उनकी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में, बेयर एक्ट को पढ़ने में आने वाली समस्याओं के बारे में, कैसे बेयर एक्ट की लॉ लॉ मैन की लैंग्वेज को ले मैन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, हम इस सब के बारे में बात करते हैं। मैं आज फिर इसके ऊपर अब ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए, आज पहले ही बहुत समय हो चुका है, कुछ कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए देरी से आने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो हम ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए, कल तक हमने जो कर लिया था, आर्टिकल 20 तक कर लिया था, 21 शुरू किया था। आर्टिकल 21 जो होता है वो हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। ये हमने कल शुरू किया था। उसके बाद हमने इसको पूरा नहीं किया था क्योंकि आर्टिकल 21 अपने आप में संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल है ये 2 लाइनों का, सिर्फ 2 लाइनों का आर्टिकल है, लेकिन क्योंकि ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है, इसीलिए संविधान में सबसे ज़्यादा वेटेज यही आर्टिकल रखता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे विभिन्न हाई कोर्ट्स ने समय समय पर, टाइम टाइम टू टाइम, अब इस आर्टिकल के ऊपर काफ़ी सारे जजमेंट्स दिए हैं। कई ऐसे अधिकारों को राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड किया गया है, जैसे भोजन का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, ठीक है, और भी काफ़ी तरह के अधिकार हैं इसके अंदर जो इंक्लूड किए गए हैं। तो हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल 21। पहले हम आर्टिकल 21 क्या कहता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो हमारा आर्टिकल 21 है वो किसके बारे में बात करता है? वो हमारा बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और दैविक दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी आपके सामने मैं आर्टिकल 21 खोलने जा रहा हूं, बस कुछ देर के लिए धैर्य बनाए रखें। ये रहा आपका आर्टिकल 21। क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन और दैहिक जो है स्वतंत्रता की सुरक्षा। नो पर्सन शेल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी पर्सन को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी और तरीके से उसकी उसके जीवन तथा उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है? दोबारा सुनिए। नो पर्सन शेल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो शब्द है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका अर्थ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, जो विधि के अंदर, जो कानून के अंदर जो प्रक्रिया दी हुई है, उस प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी और तरीके से किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और उसकी जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी से जो है वंचित नहीं किया जा सकेगा, उसको डिप्रीव नहीं किया जा सकेगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो वर्ड है ये हमारा यूके यानी इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से ये वर्ड लिया गया है और पूरे संविधान में ये अकेला ऐसा आर्टिकल है जहां पर ये वर्ड यूज होता है। आपने एक बार, कई बार जो है आपने दो एक वो सुनी होंगी, फ्रेजेस सुने होंगे, दो टर्म आपने जरूर सुनी होंगी। एक तो होती है आपकी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक तो होती है प्रोसीजर प्रोसीजर मेरी राइटिंग थोड़ी सी इसके ऊपर सही नहीं आ रही, आप कृपया इस पर ध्यान मत दीजिएगा राइटिंग के ऊपर। मैं पहले आपको बार बार ये कहता हूँ, प्रोसीजर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये जो ऊपर वाली जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, ये हमारा यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ध्यान रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनमें से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम 60 से 70% जो प्रावधान वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं 1935 से, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो जो हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं वो यूके के यानी इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, क्योंकि इंग्लैंड में हमारी तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पर भी जो है पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, यहाँ हमारे इंडिया में भी 2 हाउसेज हैं, बाइकैमरल सिस्टम में पार्लियामेंट है। और ये जो है, ये जो अगली जो प्रक्रिया ये जो है ये ली गई यूएसए से। हाँ, यूएसए से। इसका मतलब होता है विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात इसके अंदर इंग्लैंड के अंदर एक प्रावधान है कि इंग्लैंड की संसद ने जो कानून बना दिया उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं होगा, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इंग्लैंड में संसद ही सर्वोच्च है, और इंग्लैंड की संसद के बारे में प्रसिद्ध कथन है कि इंग्लैंड की संसद आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा बाकी सब कुछ कर सकती है, और वहां की संसद ने जो कानून बना दिया उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वहां जुडिशरी या जो वहां का जो क्या बोलते हैं मोनार्क जो होता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई वो जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ पर कोई सवाल कर सके। और जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि यूएसए से लिया गया है, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया ठीक है अपनी तरफ से, लेकिन जुडिशरी उसका रिव्यू कर सकती है। जुडिशरी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून का रिव्यू कर सकती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो कि हमारे आर्टिकल 13 में देखने को आपको मिलता है, जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 में भी तो यही बात लिखी हुई है हमारे कि भाई जो लॉ है, पार्लियामेंट ने अगर कोई पहले लॉ बनाया हुआ है या बाद में कोई कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में जो कोई लॉ बनाया है, तो जो जुडिशरी जो हाई कोर्ट जो है वह उस लॉ का जो है उतना हिस्सा जो कि हमारे फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खाता वो वर्ड हो जाएगा। तो वर्ड करेगा कौन? जुडिशरी तो करेगी, वो जुडिशियल रिव्यू है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है, आर्टिकल 21 के अंदर यहाँ पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है कि विधि द्वारा जो प्रक्रिया है स्थापित, यानी पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसके अतिरिक्त किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति से उसका जीवन और उसकी दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती। अब आप सपोज कीजिए जैसे हमारे आईपीसी है, ठीक है, हमारा सीआरपीसी है, ठीक है। मान लिया सपोज कीजिए कल को किसी ने ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब आपको पता है कि इसके अंदर इसके मर्डर के लिए जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अंदर सजा है, तो वो हमारा एक लेजिस्लेटिव कानून ही तो है भाई। चलो वो एक बात अलग है कि 1860 का है, लेकिन वो है तो आज वो पार्लियामेंट के अधीन ही वो कानून भी। या फिर सपोज कीजिए पार्लियामेंट का, चलो कोई बात नहीं, आपका आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, या उसके बाद भी पार्लियामेंट काफ़ी सारे कानून बनाए हैं। अगर उन कानूनों के तहत कोई किसी काम को कोई ऑफेंस करा दिया गया है और किसी व्यक्ति ने उस ऑफेंस को कर दिया है, तो उस कानून के तहत उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरा पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, भैया है, लेकिन आपने कानून का उल्लंघन किया है, तो कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, उसके तहत आपकी पर्सनल लिबर्टी छीनी जा सकती है। ठीक है, ये बात कहता है, ध्यान रखिएगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमारा यूके के, ग्रेट ब्रिटेन के, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कहता है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया वही सर्वोपरि है। और जो हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अदर प्रोविजंस पर जो लागू होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के बनाए कानून पर जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। अब
जैसे सपोज कीजिए आप समय समय पर कानून बनाती रहती पार्लियामेंट, जैसे अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया हुआ है, ठीक है। कोफे पोसा एक्ट आपने नाम सुना होगा। 1976 में जो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट काम कर रहा था। इस तरह से समय समय पर पार्लियामेंट कानून बनाती रहती है, जिसको हम मेनली जिसको हम डिटेंशन के कानून भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आर्टिकल 22 में पढ़ेंगे। तो वो भी एक लॉ है, और उस लॉ के तहत पार्लियामेंट जो है किसी की भी पर्सनल लिबर्टी को जो है बार कर सकती है, छीन सकती है। तो इसी के साथ हम फिर आगे, अब इस पे ज़्यादा चर्चा करना है तो इसके साथ कुछ केस लॉज भी हैं, उन केस लॉज को भी हम डिस्कस करेंगे। आइए हम केस लॉज डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल 21 के ऊपर। वैसे तो आर्टिकल 21 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हजारों जजमेंट दिए हुए हैं। काफ़ी ऐसे कानून हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनको जो है आर्टिकल 21 के तहत लाइफ, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार में जो है शामिल किया गया है। काफ़ी ऐसे अधिकार हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए ये रहा हमारा, मैं एक बार इसको ब्लैक पे ले आता हूँ। हाँ ये आ गया ब्लैक पे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं। हाँ ये आ गया छोटे, ओहो दोबारा फिर से मैंने पढ़ा थी। हाँ ये रहा आर्टिकल 21, जो क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे केस लॉज कौन कौन से हैं। एक तो सबसे पहली बात तो आपसे पूछा जाता है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 1978 का मामला है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ ये वही मेनका गांधी हैं जो अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2014 से लेकर के 19 तक महिला एवं बाल विकास मंत्री रही थी, ठीक है। अब भी शायद ये मिनिस्टर हैं, पता नहीं कौन सी है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। संजय गांधी की वाइफ, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, उनकी वाइफ है ये क्या था कि आपने पता होगा कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, जिसके तहत काफ़ी गिरफ्तारियां हुई थी। मीसा एक्ट जो एक बनाया था, और भी काफ़ी एक्ट थे, और उसके तहत जो है 1977 में जब इमरजेंसी हटी तो इलेक्शन हुए। इलेक्शन में इंदिरा गांधी की सरकार हार गई, पहली बार कांग्रेस हार गई, जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें आपको पता होगा मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो उस समय इंदिरा गांधी ने क्या, मेनका गांधी ने क्या किया, पासपोर्ट ऑफिस में जो है अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। वो विदेश कहीं जाना चाहती थी तो उन्होंने जो है वहाँ वीज़ा के लिए अप्लाई किया, सॉरी। तो ये खबर जो है सरकार को लग गई। सरकार पहले इनसे खार खाए बैठी थी, इमरजेंसी में जो जो इन्होंने ज्यादतियाँ की थी सरकार के हिसाब से, जनता पार्टी के हिसाब से, ठीक है। काफ़ी अरेस्ट हुए थे कुछ लोगों, काफ़ी फंडामेंटल राइट्स, सारे ही फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ था। तो सरकार हिसाब बराबर करना चाहती थी, तो उन्होंने क्या किया कि इंदिरा गांधी जी का पासपोर्ट जब्त करवा लिया। तो उसके खिलाफ इंदिरा गांधी जी ना, मेनका गांधी जी ने अपील की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि कहा कि मेरा पासपोर्ट किस बात पे जब्त किया गया है, मेरा विदेश जाने का मेरा अधिकार जो है, मेरा पर्सनल अधिकार है, मेरा पर्सनल राइट है, मेरी पर्सनल लिबर्टी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही मानते हुए, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच बैठी थी, 7 जजेस की बेंच ने जो है फैसला दिया कि राइट टू ट्रेवल अब्रोड, विदेश जाने का अधिकार, इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कि जो है विदेश जाने का अधिकार जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 के अंदर दिया है उसका भाग है। ध्यान रखिएगा, राइट टू ट्रेवल अब्रोड, विदेश जाने का अधिकार भी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का अधिकार है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, एक और उसके बाद अगला केस हम पढ़ते हैं, बेगम हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1978 का ही मामला है। एक जो है एक एडवोकेट हुई है कपिला हिंगोरानी, आपने नाम सुना हो शायद, कपिला, कपिला हिंगोरानी, कपिला हिंगोरानी, कपिला हिंगोरानी, मेरी राइटिंग में से लिखा नहीं जा रहा माउस से,
तो इन्होंने जो है एक बार सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई थी कि बिहार स्टेट के अंदर, बिहार स्टेट की जेलों में कैदी जो पड़े हैं, एक मतलब उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक बैरक के अंदर जहां 4 कैदियों की जगह है, वहां पर 10-10, 12-12 कैदियों को ठूस कर रखा हुआ है। तो उन्होंने पीआईएल लगाई थी। और काफ़ी ऐसे कैदी हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर, अंडर ट्रायल का मतलब अभी तक उनका केस चल रहा है, उनकी सजा नहीं हुई है, हो सकता है कि शायद वो कल को बरी हो जाए, लेकिन उनको भी कन्विक्टेड प्रिजनर्स के साथ रखा जा रहा है। उनको भी जो पहले से सजा याफ्ता कैदी है उनके साथ रखा जा रहा है। तो कपिला हिंगोरानी, इन्हें हम पीआईएल की जननी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिया के अंदर उनकी जननी भी कहते हैं, जनक तो कहते हैं अपने इनको, क्या नाम है, पीएन भगवती साहब को। हालांकि मेन तो श्री पीएन भगवती साहब को ही जाता है, लेकिन इन्होंने भी जो है कपिला हिंगोरानी, इनको भी जो है मदर ऑफ पीआईएल कहा जाता है। ठीक है ना। इन्होंने पीआईएल लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस टाइम इन्होंने ही लगाई थी पीआईएल कि भाई जेलों में जो कैदियों, बिहार की जो जेलों में कैदियों के ऊपर जो स्थिति जो उन्होंने देखी थी, उनके ऊपर उन्होंने पीआईएल लगाई थी और उसको नाम दिया गया बेगम हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस को नाम दिया गया। इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि राइट ऑफ एवरी पर्सन टू हैव ए स्पीडी ट्रायल इन हिज केस इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, कि प्रत्येक व्यक्ति का उसके केस में शीघ्र विचारण, यानी ट्रायल का मतलब होता है शीघ्र विचारण का जो अधिकार है, वो उसका पर्सनल लिबर्टी और लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जजमेंट दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके केस में जो है जल्दी सुनवाई का अधिकार जो है वो भी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के तहत आता है, आर्टिकल 21 के तहत आता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, इसकी जो मैं आपको पीडीएफ इसकी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी इस केस की। और अगला हम करते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ये हमारे राजस्थान से संबंधित एक बहुत बड़ा केस है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा यहाँ पर किसी का नाम नहीं, विशाखा एक एनजीओ था जो महिलाओं के लिए काम करता था। विशाखा एनजीओ है एक। एक्चुअली एक केस हुआ था कि भंवरी देवी एक लेडी थी राजस्थान में, वो जैसे अपने होते ना आशा वर्कर टाइप जो होती है, वो उस तरह से वो काम करती थी। गांव-गांव जा करके लोगों को जो सामाजिक कार्य जो होते थे सरकार के, उनके प्रति जागरूक करती थी और करती थी। तो उस टाइम जो होता राजस्थान के अंदर बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते थे। आज भी काफ़ी कहते हैं बहुत ज़्यादा होते राजस्थान में, क्यों हमारे हरियाणा में भी होते हैं, काफ़ी होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर वो किसी गांव में गई हुई थी और वहाँ पर कोई बाल विवाह चल रहा था, तो उन्होंने वो बाल विवाह वहाँ पर रुकवा दिया। अब वो बाल विवाह था तथाकथित उच्च जातियों के बच्चों का, तो जिनका वो था, जिन जातियों का मैं यहाँ पर किसी जाति का नाम नहीं लूँगा, उस जाति के लोगों ने समझा भाई ये तो वो थी किसी दूसरी जाति से, तो उन्होंने जो उसमें अपने जातिगत मामलों में, रीति रिवाजों में उसको दखल समझा। ठीक है। उन्होंने फिर इससे बदला लेने की ठान ली। तो एक दिन ये अपने काम से कहीं गई हुई थी, तो रास्ते में आ रही थी, तो फिर इनके साथ गैंग रेप किया उस जाति के उन लोगों ने जिनके खिलाफ इन्होंने बाल विवाह रोका था, जिनका जाकर के उसी परिवार के लोगों ने इनके ऊपर गैंग रेप जैसी हरकत की। और मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी कि इनका सब कुछ, इनका पति इसके साथ था, उसको बेहोश कर दिया, उसको मार मूर के, ईंट वगैरह मार के, पत्थर वगैरह मार के, और इसके साथ गैंग रेप किया। मैं आपको इसमें पूरी सिचुएशन में बताता हूँ आपको। इसके साथ भंवरी देवी के साथ गैंग रेप किया था, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बहुत ही ब्रूटली, बस क्या बताएं आपको, इसमें बोलना ठीक भी नहीं है और मतलब बोला भी जाता है। तो ये किसी तरह से भाई वहाँ से जो है पुलिस स्टेशन पहुंची थी। पुलिस स्टेशन में भी इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या किया, कहीं ना कहीं इनकी जो एक फ्रेंड थी, उनके थ्रू जो है एक एनजीओ, विशाखा नाम का एक एनजीओ था, उन्होंने जो है वहाँ से संपर्क किया और उन्होंने फिर इनका केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है।
फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर विशाखा नाम की एक एनजीओ ने केस लड़ा और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी कि जितने भी पब्लिक ऑफिस है, जितने भी प्राइवेट ऑफिस है जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये प्रबंध होने चाहिए। आपने भी कई बार देखा होगा कि जो खासकर सरकारी ऑफिस होते हैं या जो प्राइवेट ऑफिस भी, जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, जो कंपनियां वगैरह होती है, वहाँ पर महिलाओं के लिए आपने देखा होगा कि भी वहाँ पे जो महिलाओं के लिए जो है, भाई महिलाओं कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेसेस फॉर वुमेन, महिलाओं के अधिकारों के लिए वहाँ पर लिस्ट वगैरह लगी होती कि ये प्रबंध किए गए हैं या किए जाते हैं, या महिलाएं इस पर, इस नंबर पर डायल करके अपनी जो है शिकायतें दर्ज करवा सकती है। तो इस तरह से विशाखा, इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर जजमेंट दिया था। क्या जजमेंट था, एक सेकंड में जजमेंट दिखा देता हूँ आपको। जजमेंट ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या दिया, विशाखा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा है वो भी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का ही पार्ट है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा है वो भी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम अगला केस करते हैं इसके अंदर, पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल्स यूनियन सिविल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एक केस हुआ था। इसमें हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू हैव फूड ऑल्सो, कि राइट टू लाइफ के अंदर 2002 का एक केस था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि राइट टू लाइफ, जीवन जीने के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं आपका, पीयूसीएल, अगला फिर एक और केस है पीयूसीएल के नाम से ही, पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2004। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना, आर्टिकल 21 के तहत। ध्यान रखिएगा, पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2004 ये पहला मामला था कि राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत जो है फंडामेंटल राइट माना गया, पर्सनल लिबर्टी का राइट माना गया। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, अगला फेमस केस आपने सुना ही होगा, अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का ये मामला था। अरुणा रामचंद्र शानबाग का भी केस अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये भी किसके बारे में बात करता है, ये भी जो है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में ही बात करता है। इसके अंदर भी जो है काफ़ी, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो अरुणा शानबाग है, आपको छोटी सी स्टोरी इसके अंदर बता देता हूँ। अरुणा शानबाग एक हॉस्पिटल के अंदर नर्स थी। आज से ये बात है करीब 1971-72 की ये बात है। उस टाइम ये 20-25 साल की महिला थी ये, और ये एक हॉस्पिटल के अंदर नर्स थी। और वहाँ पर जो है इन्हीं के साथ काम करने वाले किसी आदमी ने जो है इनके साथ रेप अटेम्प्ट किया था। मतलब रेप वो कर नहीं पाया था लेकिन अटेम्प्ट किया था। और उसी में क्या हुआ था कि इनका जो है, उसने जो है किसी रस्सी से लेकर, किसी कोई रस्सी जैसी कोई चीज़ थी, वो इसके दोनों इनके गले में बांध के, हाँ पटा, एक पटा जो इनके गले में बांध दिया था। और वो इतना टाइट बंध गया था कि इनसे जो है इनकी जो
दिमाग तक जो नस जाती थी वो ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से ये उस टाइम कोमा में चली गई। हालांकि वो आदमी, उसने सोचा कि मर गई है, वो उनको वहीं पर छोड़ करके आ गया, वो सारी रात वहीं पर पड़ी रही। और वो सुबह जब उनके हॉस्पिटल के और कर्मचारी आए तो उन्होंने देखा कि वो वहाँ पे पड़ी है, लेकिन वो कोमा में जा चुकी थी। और ये तब से लेकर के वो 2015 में इनकी डेथ हुई है, तो यह 42-43 साल लगातार ये लेडी, 1973 का ये मामला था, 1973 से लेकर के 2015 तक 42 साल तक ये लेडी बॉम्बे के जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसी हॉस्पिटल के एक बेड पर ये कोमा में थी। तो जो है इनके ऊपर फिर क्या क्या किया गया, जो एक लेडी, उनका एडवोकेट का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, जिन्होंने ये केस किया था, मैं उनका नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुहार लगाई कि भाई, रिट लगाई कि भाई ये जो महिला है ये इतने कष्ट से जी रही है, इसको ये नहीं पता कि भाई क्या क्या दिन है क्या रात है। 42 सालों से ये जो है पिछले 40-42 सालों से ये जो है इसी बेड के ऊपर है। अब ना इसको ठीक होने की उम्मीद है तो क्यों ना इसे मरने दिया जाए। तो उन्होंने अपील की थी कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई भी इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट जजमेंट दिया कि राइट टू डाई इज नॉट ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। जो मरने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में शामिल नहीं है। बट यूथेनेशिया, यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु। यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है? यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। ठीक है, यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। कैन बी अलाउड ओनली अलाउड इन द केस ऑफ टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस का मतलब लाइलाज बीमारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू डाई जो है वो राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड नहीं है, बट जो यूथेनेशिया जो इच्छा मृत्यु है उसको जो है तभी अलाउ किया जाएगा कि जब कोई लाइलाज बीमारी हो, जिसका जो है एन इलनेस फ्रॉम विच नो क्योर इज पॉसिबल, जिस बीमारी से कोई जो है ठीक होने की संभावना ना हो, ना के बराबर हो, और उसके ऊपर भी आफ्टर द एडवाइस ऑफ फ्रॉम ए मेडिकल बोर्ड, उसके ऊपर भी जो मेडिकल बोर्ड होगा, जो डॉक्टरों का जो मेडिकल बोर्ड बैठेगा, उसके एडवाइस के बाद ही यूथेनेशिया दिया जाएगा, उसके बाद ही इच्छा मृत्यु दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर राइट टू डाई को राइट टू लाइफ का पार्ट मानने से इनकार कर दिया था। ये ध्यान रखने की बात है, ये जरूरी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है और एक तरह से अभी तक का लेटेस्ट केस है ये। उसके बाद अगला आता है रामलीला मैदान रामलीला मैदान रेफरेंस केस। इसको रेफरेंस केस नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसका जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। ध्यान रखिएगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है खुद भी जो है संज्ञान ले सकता है किसी भी केस का। अगर मान लिया सपोज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं पर किसी केस के अंदर लगता है कि भाई इसमें जो है संज्ञान लेने की आवश्यकता है, कोग्निजेंस लेने की आवश्यकता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है खुद कोग्निजेंस ले सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था कि आपको ध्यान होगा कि उस टाइम 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था, फिर उसके बाद बाबा रामदेव ने भी आंदोलन किया था, और ध्यान होगा जनता वहाँ पर आपका रामलीला मैदान में आंदोलन किया था। रात को 2 बजे जो है आकर के फिर वहाँ पर पुलिस ने जो है मार पिटाई की थी। वहाँ पर रात को जो सोए हुए लोग थे उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई थी। ठीक है, अब बाकी बात आपको कहने की नहीं है, ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दिया कि ये रहा ना रिलेटेड टू राइट टू स्लीप में राइट टू स्लीप इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, यानी नींद लेने का अधिकार भी राइट टू लाइफ के अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कहते हैं, अगला केस है हमारा केएस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है। केएस पुट्टास्वामी एक कर्नाटका हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। उन्होंने जो है केस फाइल किया था, उन्होंने एक रिट याचिका फाइल की थी आधार कार्ड के विरुद्ध। आधार कार्ड केस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा।
कि क्या उसमें जो है जजमेंट दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दूसरी बार राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को जो है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का पार्ट माना था अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत ध्यान रखिएगा, पहली बार तो पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2004 के मामले में, और उसके बाद दूसरी बार केएस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। पर ये केस क्योंकि इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो है आपकी 9 जजेस की बेंच इसके अंदर बैठी थी। इस केस के अंदर 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसके अंदर उसने निर्णय दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, ये कहता है। उसके बाद अगला 9वां केस आपका नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये जो है आपका, आपने एक टर्म सुनी होगी LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये उससे संबंधित है। होमोसेक्सुअलिटी नाम की टर्म आपने सुनी होगी, समलैंगिकता, मतलब सेम सेक्स के पर्सन्स के बीच में अट्रैक्शन, चाहे वो लड़का लड़के के बीच में हो, लड़की लड़की के बीच में हो। ठीक है, तो उसके ऊपर एक केस था। इसमें क्या कहता है कि राइट टू होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता का अधिकार, यानी हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेम सेक्स के पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। ठीक है ना, भाई लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की के साथ, या फिर उसके साथ शादी करना। आपने कई बार देखा होगा कि आजकल जैसे हमारे इंडिया में तो फिर भी थोड़ा सा इसके ऊपर अभी कानूनी बैन था, बाहर विदेशों में तो ऐसा कॉमन रहता ही है कि लड़का लड़के के साथ करता, लड़की लड़की के साथ शादी वगैरह कर देती है, लिव इन में रहते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन ऑफ सेम सेक्स एंड मैरिंग विद पर्सन ऑफ सेम सेक्स इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता का अधिकार भी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत ये भी फंडामेंटल राइट है। ये नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 2018 के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला केस आता है हमारा जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके तहत ध्यान रखना, इसके तहत जो है आर्टिकल आपका जो है 377, आर्टिकल 377 का जो पार्ट जो होमोसेक्सुअलिटी के साथ डील करता है उसको जो है वहां पर क्या कहते हैं डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था उसको, यानी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। पहले ध्यान रखिएगा, पहले इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी एक तरह का क्राइम माना जाता था, लेकिन इस जजमेंट ने जो है सेक्शन 377 आईपीसी, सेक्शन 377 आईपीसी को जो डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। लेकिन जो उतना ही पार्ट जितना होमोसेक्सुअलिटी के साथ डील करता है, सेक्शन 377 का जो पार्ट होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता के साथ डील करता था, उतने पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया था 2018 में इस नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अच्छा, उसके बाद हम अगला केस के बारे में बात करते हैं, जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018। जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये मामला है। ये आपका सेक्शन 497 आईपीसी जो कि एडल्ट्री यानी व्यभिचार के बारे में बात करता है। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन, एक शादीशुदा आदमी दूसरे आदमी की पत्नी के साथ अगर संबंध रखता है तो उसको एडल्ट्री कहा जाता है। यानी एक मैरिड पर्सन, एक मैरिड मैन जो होता है वो किसी दूसरी मैरिड वुमेन के साथ जो है कोई आपका संबंध रखता है, कोई रिलेशन रखता है, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसको जो है एडल्ट्री कहा जाता है। ठीक है ना, ये रहा एडल्ट्री बात निकले सेक्सुअल। तो इसमें जो है जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को जो है एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था और ऑफेंस की श्रेणी से बाहर कर दिया था, उसको ऑफेंस नहीं माना था। परंतु आज भी एडल्ट्री जो है आपका डाइवोर्स लेने का, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंदर डाइवोर्स लेने का जो है अधिकार है, डाइवोर्स का एक ग्राउंड आज भी है। 497 ऑफ, इसमें देखिए सेक्शन 497 ऑफ
IPC, that is adultery, was declared unconstitutional as it violated freedom of life and personal liberty of a woman whose husband is having adultery with another woman and also the woman who is being subjected to such adultery. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कहा कि एक व्यक्ति जो खुद शादीशुदा है और वो किसी दूसरे की पत्नी के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स रख रहा है, तो जो वो पर्सन है जिसकी पत्नी के साथ जो वो पर्सन है जो दूसरे की उसके साथ जो पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो उसकी जो वाइफ थी उसके पास कोई अधिकार नहीं था, वो अपनी चुपचाप बैठी रहती थी, उसका शोषण होता रहता था। उसका पति जो उसी के लाइफ टाइम किसी दूसरे के साथ इंटरकोर्स कर रहा है, सेक्सुअल रिलेशंस रख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उस महिला के जो है फंडामेंटल राइट्स का हनन माना और साथ में उस महिला के भी जिसको एडल्ट्री की जाती थी, जिसके ऊपर एडल्ट्री की जाती थी। ध्यान रखिएगा, ये गंदी प्रथाएं हमारे पहले जो है पुराने गांवों में चलती थी, जहां पर सेठ साहूकार से लोन ले लेते थे लेकिन वो चुका नहीं पाते। जो सेठ साहूकार उनकी पत्नियों के बस पूछो मत ज़्यादा, ठीक है ना। इसके बारे में इतना ही कुछ रहा, वह उसके साथ वो करते थे। तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, ये गलत बात है, ये दोनों ही वुमेन के साथ एक तरह का अन्याय है, दोनों का ही फंडामेंटल राइट का हनन होता है। तो इसलिए इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया और इसको ऑफेंस की श्रेणी से बाहर कर दिया। उसके बाद जो है, लेकिन ये एक डाइवोर्स का एक ग्राउंड है, ये एक डाइवोर्स का एक ग्राउंड है, ठीक है ना। आज भी एडल्ट्री इज ए ग्राउंड फॉर वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। उसके बाद एक अगला केस आता है, ये रिसेंट का, ये भी 2018 का मामला है, शफीन जहान वर्सेस KM अशोकन। शफीन जहां वर्सेस KM अशोकन। इस केस को हादिया केस के नाम से भी जाना जाता है। हादिया केस, क्या कहते हैं इसको? हादिया केस या लव जिहाद केस के नाम से भी इस केस को जाना जाता है। लव जिहाद केस, ठीक है। इसके अंदर जो है कि हादिया नाम की एक लड़की थी जो कि हिंदू लड़की थी, उसने जो है किसी मुस्लिम लड़के जिसका नाम था शफीन जहां, उसके साथ लव मैरिज की थी। लेकिन जो उसके फादर थे KM अशोकन, उनको लगता था कि KM अशोकन जो थे वो इस हादिया के फादर थे। उनको जो है लगता था कि भाई ये जो है लव जिहाद किया गया है, यहाँ पर मेरी बेटी को गलत तरीके से फंसाया गया है, उसके ऊपर जो है कुछ भी गलत काम किया जा सकता है। तो फिर जो है उन्होंने जो है हादिया को अपने पास रख लिया। फिर शफीन जहां जब अपनी वाइफ को लेने जाता है तो उसको जो है वो मना कर देते हैं कि भाई आप जो अपनी मेरी बेटी के साथ आप नहीं रह सकते, या जो भी है उसके ऊपर फिर FIR दर्ज वगैरह करवाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर इसके खिलाफ शफीन जहां जो है केस करते हैं, अपील करते हैं, ठीक है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि दोनों ही जब बालिग है, शफीन जहां भी बालिग थे या हादिया ये भी बालिग थी, 18 साल से ऊपर की थी, और दोनों की लव मैरिज थी, और दोनों का ही कोई आपस में शफीन जहां का जो कोई धर्म परिवर्तन करवाने का कोई इरादा नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस, किसी भी व्यक्ति को उसकी पसंद के पर्सन से शादी करने का अधिकार इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। यानी ध्यान रखिएगा, राइट टू मैरी, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू मैरी को भी जो है पर्सनल लिबर्टी का पार्ट माना आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। तो देखिए, मतलब ये तो ऐसे केसेस हैं जो मैंने थोड़े बहुत नोट किए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे हजारों जजमेंट्स हैं, हजारों हजार जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के ऊपर को बेस बना करके दिए हैं। काफ़ी और भी राइट्स हैं, सांस लेने का अधिकार, जैसे आपने अभी सुना होगा कोविड के टाइम में काफ़ी ऐसे ढेरों जजमेंट आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी अधिकार जो है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का भी जो अधिकार जो है वो भी राइट टू लाइफ का तहत आता है, ठीक है। और भी ऐसे काफ़ी तरह के जजमेंट हैं जो दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 के ऊपर। समय समय पर बहुत सारे जजमेंट हैं वो दिए गए हैं,
ठीक है, अब इसके ऊपर ज़्यादा मुझे नहीं लगता। और ये जो केस है ना, ये जो इनके ऊपर भी हम समय समय पर, जितने मैंने आज से 10-11 केस डिसाइड किए हैं, अपने आप में बड़े जजमेंट, बड़े मतलब बड़े अच्छे अच्छे केस हैं, केस लॉज हैं, इनके ऊपर जो है हम समय निकाल करके जो है अलग से इनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, हर एक केस के ऊपर कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगला अपना अपना जो है अगला जो अपना राइट आता है वो आता है आज ये करें कि या ना करें। मेरे ख्याल से शायद आर्टिकल 21 के अंदर ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। आर्टिकल 22 आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अपने आप में ये भी बहुत बड़ा एक राइट है। आर्टिकल 22, 23, 24, अच्छा एक अपना आर्टिकल 21 है तो रहता ही, सॉरी, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, इसको जो है 86th अमेंडमेंट के साथ 2002 में इसको जोड़ा गया था। 86th अमेंडमेंट 2002, ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट पूछ ली जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रहा। इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट 2002, 86वीं अमेंडमेंट से 2002 में इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल 21A को ये क्या कहता है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। क्या करेगा कि स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट प्रोवाइड करवाएगा 6 से लेकर के 14 साल तक के तभी सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त तथा जरूरी, मुफ्त तथा आवश्यक शिक्षा जो प्रदान कर प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, कि स्टेट लॉ बना करके जो मैनर, जो तरीका डिटरमाइन करेगा, उस तरीके के तहत 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को स्टेट, राज्य जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। दोबारा सुनिए, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A क्या बात करता है कि स्टेट जो है 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तरीका क्या होगा, जो तरीका स्टेट में बाय लॉ बना करके जो तरीका स्टेट डिसाइड करेगा, मतलब हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में दिलवानी है, इंग्लिश में एजुकेशन दिलवानी है, या किसी और भाषा में दिलवानी है, जो भी डिसाइड करेगा, कैसे भी डिसाइड करेगा, वो सारा उसके अंदर होगा। तो ये आज हमारा आर्टिकल 21 और 21A तक आज हम कर पाए हैं। आर्टिकल 22 जो होता है वो हमारा, मैं आपको छोटी सी बात अगले 5 मिनट के अंदर बता देता हूँ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, विभिन्न केसेस के अंदर, सर्टेन केसेस जो आगे इसमें दिए होंगे, आर्टिकल 22 में आगे प्रोविजंस दिए होंगे, उसमें जो है अरेस्ट और डिटेंशन के लिए जो सुरक्षा के बारे में बात करता है। ठीक है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे, या उसको डिटेन किस किस कारणों में, किन किन तरीकों से उसको डिटेन किया जा सकेगा, ये सारा उसके बारे में बात करता है। एक बार हम शुरू करते हैं, 5 मिनट इसके ऊपर लगाते हैं, बाकी अगर डिटेल डिस्कशन होगा वो कल ही करेंगे। नो पर्सन who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground of such arrest, nor shall he be detained the right to consult he shall be denied the right to consult and to be defended by legal practitioner of his choice। आर्टिकल 22 का क्लोज 1 क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, किसी भी पर्सन को जो अरेस्ट किया गया है उसे बिना बताए उसके कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। एज सुन एज में भी ग्राउंड, क्या बताना पड़ेगा उसको, उसकी अरेस्ट के ग्राउंड बताने पड़ेंगे, और उसको ये अधिकार दिया जाएगा उसको जो है अपनी पसंद के वकील से मिलने का, कंसल्ट करने का, यानी कंसल्ट करना है, मिलना उससे, मतलब अपने केस की कंसल्टेशन करना और रक्षा किए जाने का, डिफेंड किए जाने का जो है उसका डिनाई नहीं किया जाएगा। दोबारा सुनिए, आर्टिकल 22 का क्लोज 1 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते समय जो है, मतलब इसका मेन मकसद क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते समय उसको वो ग्राउंड बताने पड़ेंगे कि उसको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है, उसके बिना उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और अगर जब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो फिर उसके पास जो अधिकार होगा कि भी वो अपनी पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर यानी एडवोकेट से मिल सके, उससे जो है अपनी
सलाह मशवरा कर सके और जो है उसके द्वारा जो है अपना वो केस लड़वा सके, उसका उसके ऊपर अधिकार होगा। यानी दोबारा सुनिए, आर्टिकल 22 का क्लोज 1 क्या कहता है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। किसी भी पर्सन को जो अरेस्ट किया गया है उसको उसकी अरेस्ट के ग्राउंड बताए बिना जो कस्टडी के अंदर डिटेन करके नहीं रखा जा सकता, और उसको डिटेन किया जाएगा तो फिर उसको जो है उसका जो अधिकार है कि भी किसी भी वकील, अपनी पसंद के किसी भी वकील से मिलने का, उससे उसको मना नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगला क्या कहता है आपका आर्टिकल 22 का क्लोज 2। आर्टिकल 22 का क्लोज 2 क्या कहता है कि एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिनाइड इन कस्टडी, क्या डिटेन्ड इन कस्टडी, shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of the magistrate। आर्टिकल 22 का क्लोज 2 क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को जो जिसको अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर, उसकी अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसको पेश करना होगा। ठीक है, और इस 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय इंक्लूड नहीं होगा। यात्रा का समय था जहाँ से उसको अरेस्ट किया गया है और जो मजिस्ट्रेट है वहाँ तक का जो यात्रा होगी उसको जो है वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा उस 24 घंटे के अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है कि भाई और उस पर्सन को 24 घंटे से ज़्यादा मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से ज़्यादा के लिए जो है डिटेन करके नहीं रखा जाएगा कस्टडी के अंदर। ये बात कहता है। अर्थात दोबारा सुनिए, आर्टिकल 22 का क्लोज 2 जो है वो क्या कहता है कि भी किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और उस 24 घंटे में जो यात्रा का जो समय होगा, यानी जो प्लेस ऑफ अरेस्ट है जहाँ से अरेस्ट किया गया है और मजिस्ट्रेट तक का जो रास्ता है, मजिस्ट्रेट के ऑफिस तक का या जो भी कोर्ट तक का जो भी रास्ता है, उसमें जितना भी समय लगा है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, और उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के अथॉरिटी के बिना, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से ज़्यादा के लिए अरेस्ट करके नहीं रखा जाएगा। ठीक है, मान लिया कि सपोज कीजिए भाई अब किसी पर्सन को यात्रा का समय, मैं कैसे कह रहा हूँ कि सपोज कीजिए किसी भी पर्सन को दिल्ली गिरफ्तार किया गया और उसको पेश करना है हिसार कोर्ट के अंदर। हालांकि तो एक प्रावधान सीआरपीसी के अंदर ही है कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कोई भी हो, ठीक है, उसके सामने पेश एक बार किया जा सकता है। लेकिन सपोज कीजिए कि दिल्ली से हिसार उसको लेकर आना है मजिस्ट्रेट के पास, या सपोज कीजिए दिल्ली तो चलो फिर भी ज़्यादा हो गया, किसी को बंगाल से हिसार लेकर आना है, अब लाने में ही 2 दिन लग जाएंगे उसको, तो वो जो 2 दिन का जो टाइम होगा वो उस 24 घंटे के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो यात्रा का समय। हाँ, लेकिन एक बात और भी है कि पुलिस को वो यात्रा का समय कितना लगा है वो सारा कुछ रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस जो जानबूझ करके उसको यात्रा का समय बना करके उसको डिले करके, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती पुलिस। और उस पर्सन को जो अरेस्ट किया गया जो पर्सन है उसको 24 घंटे से ज़्यादा के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो था आर्टिकल 22 का जो जनरल पार्ट। उसके बाद आर्टिकल 22 का क्लोज 3 से लेकर के और क्लोज 7 तक के जो आगे पार्ट है वो आपके जो है एक्सेप्शंस है। आर्टिकल 22 के क्लोज 1 और क्लोज 2 एक एक्सेप्शंस है, और जो ये तो ऊपर तो ना अरेस्ट के बारे में बात करता था, ये जो आर्टिकल 22 का क्लोज 1 और क्लोज 2 था ये तो आपका अरेस्ट के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 22 का क्लोज 3 से लेकर के, ठीक है, क्लोज 3 से लेकर के क्लोज 7 तक जो है ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षात्मक किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई गलत काम करने से रोकने के लिए डिटेन करना प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे क्योंकि आज इतना समय नहीं है। मैं हालांकि कोशिश तो यही थी कि आर्टिकल 24 तक हो जाए, लेकिन बड़े बड़े आर्टिकल हैं क्योंकि, और ये अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े आर्टिकल हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात आज नहीं कर पाएंगे, आज हम इतना ही रखेंगे। कल हम जो है कल की क्लास होगी, कल सुबह दिन में ही क्लास होगी 12 बजे से लेकर के
वो कल कोशिश करेंगे, कल 2 घंटे की क्लास ले, ठीक है, 12 से लेकर के 2 बजे तक की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम आर्टिकल 22, 23, 24 और शायद राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन के को भी जो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। बस आज का हम ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना व अपनों का ध्यान रखिएगा, माता पिता का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरुओं का आदर कीजिए, संविधान और स्वतंत्रता के मूल्यों का, उनके आदर्शों का सम्मान कीजिए, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कीजिए, हमारे सैनिकों का सम्मान कीजिए, फौजियों का सम्मान कीजिए, सभी सुरक्षा बलों का सम्मान कीजिए, समय पर अपना टीकाकरण करवाइए और सरकार का, प्रशासन के जो कोरोना के विरुद्ध जो अभियान है उसमें अपना योगदान दीजिए। और जो हमारे खिलाड़ी अभी ओलंपिक के लिए गए हुए हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, देश के लिए खेलते हैं, उनका सम्मान कीजिए। और 41 वर्ष बाद जो हमारी हॉकी टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो देखिए मित्रों, मतलब ये हमें इनसे सीखने की आवश्यकता है। 41 साल बाद जिस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी था, 41 साल बाद उसमें हम कोई ओलंपिक मेडल जीत पाए हैं। हमारे खिलाड़ियों का सम्मान कीजिए। मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ, अपने आप को एक खेल तक सीमित ना रखिए। उस खेल का नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जहाँ तक आज तक हमने अपने आप को सीमित रखा हुआ है। खेल कोई भी हो, जीतने पर तिरंगा लहराता है। खिलाड़ी कोई भी हो, जब वो जीतता है तो तिरंगा भारत का ही लहराता है। ध्यान रखिएगा। जैसे वो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि मेडल तो मेडल हो, वह चाहे छोरा लाओ चाहे छोरी। तो इसी तरह से खिलाड़ी कोई भी हो, खेल कोई भी हो, जीतने पर उसमें हमारा तिरंगा ही लहराता है। तो इसलिए सभी खिलाड़ियों का, सभी खेलों का सम्मान कीजिए। और ये हमारे लिए, चलिए हमारे देश ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी हमें सोचने का विषय है कि ओलंपिक की मेडल टैली में हम 70वें स्थान पर हैं। विश्व का 7वां बड़ा देश, जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश, ओलंपिक में 70वें स्थान पर आता है। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। और इसके लिए आप और हम ही जिम्मेदार हैं। सरकार तो बहुत बाद में, उसके लिए पहले आप और हम ही जिम्मेदार हैं। सभी खेलों का, सभी खिलाड़ियों का सम्मान करें। बस इसी के साथ हम आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपसे दिन में 12 बजे मुलाकात होगी। आपको लाइव का जो है नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।